दुर्जनपुर नाम के एक राज्य में माधो नाम का एक गरीब आदमी रहता था। माधो बहुत ही बुद्धिमान था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन, न घी और न ही गुड़। आप यह सब सामान किसी तरह ले आओ तो हम दोनों हलवा बनाकर खा सकते हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर यह सब सामान लेकर आता हूँ। इतना बोलकर माधो घर से बाहर निकल गया और बाहर आकर सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से सामान लाने के लिए कह तो दिया, लेकिन लाऊं कहाँ से? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर उसके दिमाग में विचार आया, चलो अपने पड़ोसी रामू के पास चलता हूँ, वह जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब माधो अपने पड़ोसी के घर में पहुंचा तो रामू ने कहा, अरे माधो, तुम आओ, क्या हाल चाल है भाई? और बताओ, भाभी कैसी है? और सब तो ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं, बाद में तुम्हें चुका दूंगा। रामू मन ही मन सोचने लगा, यह गरीब कहाँ से पैसे चुकाएगा? अगर इसे कुछ दे भी दिया तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर वह बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो माधो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ। आजकल मेरा हाथ बहुत ही तंग चल रहा है। अब अपनी हालत के बारे में तुम्हें क्या बतलाओ। आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से उसके लिए कुछ ला सकूं। तब तो मैंने तुम्हें बेवजह ही तकलीफ दे दी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। इतने में रामू की पत्नी ने आवाज लगाई, अजी सुनिए, खीर बनकर तैयार है, जल्दी से आ जाइए। रसोई घर से आई पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो रामू हड़बड़ा गया, मगर फिर तुरंत वो स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा माधो, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है। इसके बाद माधो उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर माधो सोचने लगा, लगता है रामू मुझे कुछ देना ही नहीं चाहता था, इसलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से कितनी अच्छी सुगंध आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन देगा मुझे उधार? लगता है पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते माधो की नजर एक बड़े सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। निकट से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर माधो ने पूछा, क्यों भाई, यह किसका मकान है? आज इतनी सजावट क्यों है यहाँ पर? अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये नगर के सेठ राम प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 15 वर्ष बाद सेठ जी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अब वो खर्चा नहीं करेगा तो कब करेगा? आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी और नामकरण संस्कार होगा, मगर यह सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। इतना बोलकर वो राहगीर वहाँ से चला गया। माधो सोचने लगा, कल यहाँ दावत होगी, मगर मेरी पत्नी की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। माधो कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक उपाय आया और वो वहाँ से निकलकर सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जाकर बोला, राम राम सेठ जी, आपके पास गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां होंगी? अरे आओ, राम राम भैया, राम राम। कहाँ से आए हो? मैं सेठ राम प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण है ना। लड़का हुआ सेठ जी को? अच्छा, सब तो हमारी तरफ से बधाई देना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए सेठ जी को? यह तो मुझे पता नहीं, मुझे तो केवल इतना कहा था कि लाला ताराचंद के यहाँ पर पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां है, और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का तो अपना धंधा नहीं है। ये साथ लेते हैं और वो साथ बेच देते हैं। फिर भी यूँ समझ लो कि कम से कम 10-20 बोरियां जरूर होंगी, और इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहाँ तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है, वो मैं अभी दिलवा देता हूँ। माधो ने एक पाव बेसन लिया और वहाँ से चलता बना। इसके बाद माधो वहाँ से एक घी के व्यापारी के पास पहुँचा और बोला, राम राम लाला जी।
अरे राम राम भैया, राम राम। घी के 40 पीपे होंगे सेठ जी। 40 पीपे मिल तो जाएंगे, और तू ये बता कि तू आया कहाँ से है, किसने भेजा है तुझे? सेठ जी, राम प्रसाद जी के यहाँ कल बेटे का नामकरण है ना, वो घी के लिए पूछ रहे थे। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे तो कल जो घी दिया था वो मिलावटी का था, जाकर कह देना अपने सेठ से, लेना है तो ले, नहीं तो नमूना वमूना हम नहीं दिखाते। उसकी बात सुनकर माधो हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के कई और व्यापारी भी थे। माधो एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उससे वही बातें बोल दी। उसकी बातें सुनकर सेठ कहने लगा, अरे सेठ राम प्रसाद ने हमें याद किया, यह तो हमारे धन्य भाग है। तुम चिंता ना करो, नमूने के तौर पर घी मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। और फिर सेठ ने एक बर्तन में माधो को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। माधो बड़ा ही खुश होकर वहां से घी लेकर चलता बना। इसके बाद माधो एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बात कही। उस सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक पाव गुड़ माधो को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर, ये ले चोखा गुड़ है, और जल्दी लौट कर बता कि गुड़ की कितनी बोरियां चाहिए। माधो गुड़ लेकर वहां से चलता बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। वह शाम के समय अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। उसकी पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आई, मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। उसकी पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात यह थी कि उसी रात राज्य के राजा दुर्जन सेन भेष बदलकर घूम रहे थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर माधो अपनी पत्नी से कह रहा था, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तैयार तो कर दिया, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। वो अपना पड़ोसी है ना रामू, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया था, तो वह कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वह इस वक्त यहाँ पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हे राम, फिर तो हम दिया बाती जलाए बिना ही अंधेरे में बैठकर हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। उसी समय राजा भी घर के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर हलवा खा रहा है। राजा के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर माधो और उसकी पत्नी दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। माधो ने अपनी पत्नी को कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने तुरंत दिया जला दिया। तभी माधो ने देखा कि वहाँ पर तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, ये मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप हलवा खा लिया, जिससे मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया। मैंने बड़े ही मुश्किल से कुछ न कुछ उपाय करके हलवे का सामान इकट्ठा किया था। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और कहने लगा, अच्छा, जरा बताओ तो कि तुम किस प्रकार से यह सामान लेकर आए थे? राजा के प्रश्न के उत्तर में माधो ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। भाई, अब सारा सामान खत्म हो गया, अब और हलवा नहीं बनाया जा सकता। मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। अब तुम मुझसे स्वर्ण मुद्रा भी नहीं ले रही, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराजा दुर्जन सेन के दरबार में जाना, वो अवश्य ही तुम्हारी कोई न कोई सहायता करेंगे। इतना कहकर राजा दुर्जन सेन वहाँ से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम माधो है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अगले दिन सुबह के समय माधो की पत्नी ने अपने पति से कहा
आज आपको तो राजमहल के लिए जाना है। आज आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले लेनी चाहिए। अरे भाग्यवान, हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए।